नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है व्यक्तित्व के निर्धारक। यह टॉपिक आपको एमए फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखने को मिल जाएगा, इसलिए ये टॉपिक दोनों हिसाब से हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक यूपी पीजीटी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे संप्रत्यय ऐसे बिंदु है जिससे परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और आप वीडियो पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। देखिए, व्यक्तित्व के निर्धारक से तात्पर्य उन कारकों से है जो व्यक्तित्व की दिशा को और व्यक्तित्व विकास को निर्धारित करता है या प्रभावित करता है, उसे हम व्यक्तित्व के निर्धारक कहते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो व्यक्तित्व के 3 निर्धारक होते हैं जो व्यक्तित्व की दिशा एवं उसकी दशा को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है जैविक या दैहिक निर्धारक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक निर्धारक, तीसरा है पर्यावरणीय निर्धारक। आज की क्लास में हम जैविक या दैहिक निर्धारक के बारे में विस्तार से बात करेंगे, और अगली क्लास में हम व्यक्ति निर्धारक से संबंधित दूसरा मनोवैज्ञानिक निर्धारक एवं पर्यावरणीय निर्धारक के संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि जैविक या दैहिक निर्धारक कैसे व्यक्तित्व की दिशा या दशा को प्रभावित करता है। देखिए, जैविक या दैहिक निर्धारक से तात्पर्य ऐसे निर्धारकों से होता है जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं आनुवंशिकता के माध्यम से। ये निर्धारक क्या होता है? व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं आनुवंशिकता के माध्यम से, उसके पूर्वजों के माध्यम से, तो उसे जैविक या दैहिक निर्धारक कहते हैं। जैविक या दैहिक निर्धारक के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं जिनके बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहला है शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य। अब देखिए, शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य कैसे व्यक्तित्व के निर्धारक को प्रभावित करता है। शारीरिक संरचना से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति की रंग, रूप, कद काठी इत्यादि से तात्पर्य शारीरिक संरचना से होता है। जिस व्यक्ति का शारीरिक संरचना अच्छा होता है या सुडौल माना जाता है, सुडौल होता है, उसका क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। वही जिन व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है या शारीरिक संरचना अच्छा नहीं होता है, उनका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है। जिन व्यक्तियों को शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, उन व्यक्तियों में तमाम प्रकार के जो है सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे आत्मविश्वास, और उसके बाद आत्म संप्रत्यय के विकास, और उसके बाद नैतिकता के विकास इत्यादि विकास होता है। और जिन व्यक्ति को शारीरिक संरचना या शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, उन व्यक्तियों को क्या होता है कि उनका व्यक्तित्व विकास अच्छे से नहीं होता है और उनके अंदर हीनभावना पाई जाती है। और शारीरिक संरचना में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जिन बच्चों के माता पिता जो है क्या है लंबे होते हैं, जिन बच्चों के माता पिता लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, और जिन बच्चों के माता पिता नाटे होते हैं उनके बच्चे भी नाटे होते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक संरचना और शारीरिक स्वास्थ्य जो है माता पिता से व्यक्ति को मिलता है। इसलिए देखा गया है जिन बच्चों के माता पिता लंबे होते हैं उनके क्या है बच्चे भी लंबे होते हैं, और जिन बच्चों के माता पिता नाटे होते हैं उनके बच्चे भी नाटे होते हैं। और जिन बच्चों के माता पिता सांवले होते हैं वो बच्चा भी सांवला रंग का होता है, और जिन बच्चों के माता पिता क्या है गोरे होते हैं उनका जो है बच्चा भी गोरा होता है। मेंडल ने अपना प्रयोग करके सिद्ध कर दिया है कि सामान्यतः बच्चों की जो लंबाई होती है वो माता पिता की औसत होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि माता लंबी है और पिता जो है छोटे हैं, तो बच्चों की लंबाई क्या है औसत होगी। और ऐसे बच्चे के अंदर क्या है विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों, उनकी बुद्धि भी अच्छी होती है, उनके क्या है अंदर विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास होता है, जिससे आपकी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। तो इसलिए पहला जो कारक है शारीरिक संरचना तथा शारीरिक स्वास्थ्य, ये व्यक्तित्व को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण, जिससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है, शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। यानी कि कभी कभी व्यक्ति के अंदर अचानक गड़बड़ी हो जाती है, तो ये कैसे होती है, व्यक्ति के अंदर कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिससे
कम या अधिक होने से व्यक्ति के अंदर तमाम प्रकार के उसके व्यक्तित्व में विकृतियाँ आ जाती है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती है। पहला है बहिस्रावी ग्रंथि या नलिका ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि या नलिका ग्रंथि ऐसी है जो नलिका से होकर बाहर निकल आती है। इनके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होता है। जैसे कौन कौन, जैसे अश्रु ग्रंथि है। अश्रु ग्रंथि से क्या है, आंसू निकलते हैं, और लार ग्रंथि से नाल निकलते हैं। ये बाहर निकल जाती है। इनको व्यक्तित्व को निर्धारित करने में इनका कोई योगदान नहीं होता। दूसरा अंतःस्रावी या नलिका विहीन ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले तत्व को हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये व्यक्तित्व की दिशा एवं दशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे अदा करता है, कुछ मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या नलिका विहीन ग्रंथियों के बारे में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। एक चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं, उनसे हार्मोन्स कौन कौन से निकलते हैं और उनका मुख्य कार्य क्या है। तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, जिसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इसका स्थान कहाँ होता है, इसका स्थान मस्तिष्क में ये पाया जाता है, और इसके दो भाग होते हैं, अग्रवर्ती भाग और परवर्ती भाग। अग्रवर्ती भाग से दो हार्मोन्स निकलता है, पहला सोमेटोट्रोपिन जिसे हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, दूसरा ट्रैफिक हार्मोन्स। ठीक है, और परवर्ती भाग से पिट्यूटरीन हार्मोन्स निकलता है। अब इसका हम कार्य देख लेते हैं। देखिए जो सोमेटोट्रोपिन जिसको ग्रोथ हार्मोन्स कहा जाता है, ये व्यक्ति के लंबे होने और छोटे होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जिस व्यक्ति में सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलता है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, और जिसमें ये कम मात्रा में निकलता है उसकी लंबाई कम होती है। और ट्रैफिक हार्मोन्स क्या करता है, ट्रैफिक हार्मोन से करता है कि अन्य ग्रंथियों पर वो अपना नियंत्रण स्थापित करता है। जैसे एड्रेनलिन ग्रंथि है, कंठ ग्रंथि है, उपकंठ ग्रंथि है, पैंक्रियाज ग्रंथि है, ये अन्य ग्रंथियों पे अपना कंट्रोल स्थापित करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और परवर्ती भाग से जो हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी हार्मोन, ये क्या करता है, ये रक्तचाप को बनाए रखता है, और चिकनी मांसपेशियों में क्या है, सजीवता बनाए रखता है, और विक को जो विक है, किडनी है, उसको समान ढंग से कार्य करने में मदद करता है। तो ये बात हुआ पीयूष ग्रंथि के बारे में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, ये आपने हार्मोन्स देख लिया, उसके कार्य क्या है। तो देखिए ऐसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझें और एक कॉपी पेन लेकर इसको नोट डाउन भी करते चले। दूसरा है एड्रिनल ग्रंथि। इसका स्थान क्या होता है, किडनी के ऊपर होता है। इसके भी दो भाग होते हैं, बाहरी भाग और भीतरी भाग। बाहरी भाग से क्या है, एड्रिनल, बाहरी भाग को हम एड्रिनल कार्टेक्स कहते हैं, और इससे कार्टिन नामक हार्मोन्स निकलता है। बाहरी भाग को क्या कहते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स, इससे कार्टिन नामक हार्मोन्स निकलता है। तथा भीतरी भाग को हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला, और इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं जिसको हम एड्रिनलिन तथा नार एड्रिनलिन कहते हैं। इसके कार्य क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए कार्टिन द्वारा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, साल्ट यानी कि नमक, एवं चयापचय क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है, और एड्रिनलिन द्वारा व्यक्ति की सामयिक जो स्थिति होता है उसमें नियंत्रण होता है। यानी कि संवेग, जैसे क्रोध हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ये क्या है, संवेग। जब एड्रिनलिन ज़्यादा निकलता है आपके शरीर में तो क्या होता है, उससे आपका संवेग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एड्रिनलिन जब कम निकलेगा या एकदम कम निकलेगा तो क्या है, आप वेग शून्य हो जाएंगे। तो इसलिए आपके शरीर में एड्रिनलिन का समान स्राव जो है बहुत ज़रूरी है। अब देख लेते हैं हम अपने अगले ग्रंथि के बाद, इसको हम कंठ ग्रंथि कहते हैं। इसको थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और इसका स्थान शरीर के कंठ के पास होता है। और इससे कौन कौन, इससे थायरैक्सिन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है, थायरैक्सिन हार्मोन्स निकलता है। और थायरैक्सिन हार्मोन्स का क्या काम होता है, ये शरीर के चयापचय क्रियाओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करता है, उसको सुचारू ढंग से चलने में मदद करता है। अगला हमारा है उपकंठ ग्रंथि, जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये कंठ ग्रंथि के बगल में पाया जाता है, और इससे क्या है, कौन से हार्मोन्स निकलता है, उपकंठ ग्रंथि से पैराथार्मोन्स, इससे निकलने वाले हार्मोन्स को पैराथार्मोन्स कहा जाता है। इसका वजन 0.1 ग्राम होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, पैराथार्मोन का काम होता है खून में कैल्शियम की मात्रा का निर्धारण,
और तंत्रिका ऊतक में होने वाले उत्तेजनशीलता के निर्धारण ये आपका कौन करता है, उपकंड ग्रंथि करता है। अगला हमारा पैंक्रियाज ग्रंथि, ठीक है, ये इसका स्थान होता है अमाशय के नीचे, और इसका काम क्या है, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, इससे क्या है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, पहला बीटा कोशिका, दूसरा अल्फा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है तथा अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। अब इसका कार्य क्या है, देखिए, इंसुलिन द्वारा रक्त में चीनी की मात्रा का नियंत्रण होता है। रक्त में चीनी की मात्रा अधिक होने से मधुमेह होता है। देखिए, इंसुलिन का मेन काम क्या है, वो रक्त में चीनी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब रक्त में शर्करा की मात्रा का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और रक्त में शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो मेन इसका ये कार्य है। अब देखिए, अगला और लास्ट हमारा जो मेन है, यौन ग्रंथि, जिसको सेक्स ग्लैंड कहते हैं। सेक्स ग्लैंड भी व्यक्ति के विकास को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए, अब सेक्स ग्लैंड क्या है, महिला की यौन ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, डिंब ग्रंथि, जिसको ओवरी कहा जाता है। ठीक है, और इससे क्या है, एस्ट्रोजेंस तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। और पुरुष के यौन ग्रंथि को अंड ग्रंथि कहा जाता है, जिसको हम टेस्टिकल कहते हैं, और इससे भी दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, पहला टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। और इसका कार्य क्या होता है, देखिए, महिला तथा पुरुषों के यौन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन से प्राथमिक तथा गौड़ गुरु का विकास होता है। कहने के ये तात्पर्य है कि महिला और पुरुष से जो हार्मोन्स निकलता है उससे क्या है, प्राथमिक एवं गौड़ गुरु का विकास होता है। जैसे महिला के यौन ग्रंथि जो हार्मोन्स निकलता है उसमें गौड़ गुरु क्या है, उसमें गौड़ गुरु ये है कि जो कि उनमें क्या है, वो जो है शारीरिक रूप से उनमें उनके जो है गुप्तांगों में या उनके प्राइवेट पार्ट में जो है घने बाल आने लगते हैं और वह स्थल पे उभार आने लगता है, उनकी आवाज़ जो है मधुर हो जाती है। ये क्या है, गौड़ गुण। अब प्राथमिक गुण क्या है, प्राथमिक गुण से तात्पर्य ऐसे गुण से जिसमें महिला क्या है, संतान उत्पत्ति करने योग्य हो जाती है, तो ये प्राथमिक और गौड़ गुरु है। वैसे ही पुरुषों में क्या होता है, गौड़ गुरु क्या होता है, उनमें मोछ से दाढ़ी का उगना और उसके बाद क्या है, उनका आवाज़ भारी होना इत्यादि प्रकार के गौड़ गुणों का विकास होता है। और प्राथमिक गुण में महिलाओं की तरह पुरुष भी क्या है, संतान उत्पत्ति करने योग्य बनते हैं। तो ये कुछ मेन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी जिसके बारे में हमने चर्चा किया, जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका जो है आप नोट्स बना लीजिएगा, और इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण नोट्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं शरीर रसायन के विषय में बात हुआ। जैविक निर्धारक में तीसरा है स्नायु मंडल। स्नायु मंडल से क्या तात्पर्य, नर्वस सिस्टम। जिन बच्चों का स्नायु मंडल का विकास अच्छा और जटिल होता है उनकी बुद्धि भी अच्छी मानी जाती है, और जिससे वो क्या है, समाज में अच्छे से समायोजन कर सकते हैं, उनके सामाजिकता का विकास भी अच्छे से होता है। और जिन बच्चों की स्नायु मंडल का विकास जो है अच्छे से नहीं हुआ है उनमें जो है उनमें क्या है, उनकी बुद्धि भी कम होती है और वो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समायोजन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में काफ़ी प्रकार की विकृतियाँ आ जाती हैं। तो ये बात हुआ स्नायु मंडल के बारे में। समस्थिति क्या है, आपके शरीर में तमाम प्रकार के हार्मोन्स हैं, आपके शरीर में रक्त में चीनी की मात्रा है और रक्तचाप है इत्यादि का जब समान बने रहना उसको समस्थिति कहते हैं। जब उनमें गड़बड़ी आता है, कोई हार्मोन ज़्यादा निकलता है या कम निकलता है, तो क्या है, उससे आपके व्यक्तित्व में या आपके शरीर में गड़बड़ी आ जाती है, जिससे आपका व्यक्तित्व क्या है, वो विकृत हो जाता है। ये समस्थिति मतलब समान स्थिति बना रहता है, उसको जो है हमारा शरीर मेंटेन करता है। शारीरिक नियंत्रण क्या है, अगला पांचवा और जैविक और लास्ट निर्धारक जैविक कारक का क्या है कि मतलब कि सामाजिक रूप से अच्छे से जो है अपने आप को समायोजित करने के लिए आपके शरीर पे भी आपका नियंत्रण होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि शरीर आपका
जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा आपका मन भी उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। इसलिए जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा और आपकी बुद्धि भी तेज होगी, जिससे आपके तमाम प्रकार के सामाजिक गुणों का विकास होगा और आप जो है अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढाल सकते हैं। तो इसलिए व्यक्ति का अपने शरीर पे नियंत्रण होना भी बहुत अच्छा माना गया है। तो इस प्रकार से हमने आज के क्लास में व्यक्तित्व के से संबंधित जो पहला निर्धारक है जैविक या दैहिक निर्धारक, इसके संबंध में चर्चा हमने की। अगले क्लास में हम बाकी जो दो निर्धारक हैं, मनोवैज्ञानिक निर्धारक और पर्यावरणीय निर्धारक, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।